Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe in your homes. Let's we start our maths. So open your books. Dear students, आज हम लोगों ने पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। पेज नंबर 31 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इनके क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर पेज मैनेज करने के लिए आपने डे और डेट राइट करनी है। व्हाट इज़ डे टुडे? डे इज़ फ्राइडे। आपने इस साइड पे डे राइट करना है फ्राइडे और दूसरी साइड पे आपने डेट राइट करनी है 17 अप्रैल 2020। पेज नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 4। फैक्टर। व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर अ नंबर विच कैन डिवाइड अ गिवन नंबर लिविंग नो रिमाइंडर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर। यानी ऐसा नंबर अगर हम उस नंबर को दूसरे नंबर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कोई रिमाइंडर ना बचे तो इसका मतलब उस नंबर का क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास है 15। अगर हम 15 के फैक्टर्स देखें, फर्स्ट हम लोग इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि अगर जो नंबर पे ये डिवाइड पूरा हो जाएगा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, इसका मतलब वो इसका फैक्टर है। अगर रिमाइंडर बचता है तो इसका मतलब वो इसका फैक्टर नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग उसको टेबल रीड आउट करके भी हम देख सकते हैं कि अगर उस टेबल में वो नंबर आता है, टेबल में नंबर मौजूद है तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 का टेबल हम 15 तक पढ़ते हैं। 1 15 ज़ा 15। ठीक है, 2 का टेबल रीड आउट करें। 2 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 2 7 ज़ा 14, इसका मतलब 15 नहीं आता। 3 के टेबल रीड आउट करें। 3 5 ज़ा 15, 15 आता है। 4 का टेबल 4 4 ज़ा 16, 15 नहीं आता। 5 का टेबल रीड आउट करें। 5 3 ज़ा 15 आता है 15। 6 के टेबल में 6 2 ज़ा 12 नहीं आता। इसी तरह से आप 7 8 9 सारे टेबल रीड आउट करते जाएं। जहाँ पे 15 आता है इसका मतलब वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद 15 के टेबल में आप देखें 15 1 ज़ा 15। तो आप ये देख लें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं ये और ये, ठीक है, ये जो मैंने यू शेप में बनाए हैं ये क्या है? ये सारे इसके फैक्टर्स हैं 15 के। ये सारे 15 के फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर है? 1 3 5 15 15 5 3 1। ठीक है, हमने हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही फैक्टर्स को राइट करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो मैं कैसे राइट करूँगी? 1 3 5 15 1 3 5 15 मैंने राइट कर लिया। अब मैंने करना है 15 5 3 1 15 5 3 1। ठीक है, आपने एक चीज़ हमेशा याद करनी है, एक नंबर को 1 टाइम ही राइट करना है, आपने 2 टाइम राइट नहीं करना। अगर वो नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है तो आपने उसे दोबारा राइट नहीं करना। ठीक है बेटा, इसी तरह से हम डिवाइड वाला इसका देख लेते हैं। हमने 1 को 15 पे डिवाइड किया। 1 15 ज़ा 15। उसके बाद हम 2 के टेबल में देखेंगे। 2 के टेबल में कहाँ पे आता है? 7 पे। 2 7 ज़ा 14। 5 में से 4 निकालेंगे 1 रिमाइंडर बचा है, इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। उसके बाद 3 पे डिवाइड करके देखेंगे। 3 5 ज़ा 15 पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। उसके बाद 4 के टेबल में देखेंगे। 4 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 4 3 ज़ा 12। फिर 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 रिमाइंडर बच रहा है। 5 के टेबल में अगर डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, यानी 5 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 3 पे आता है। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 5 इसका फैक्टर है। उसके बाद इसी तरह से हमने 6 पे 7 पे 8 पे ऐसे सब पे डिवाइड करके देखना है। 15 पे देखा, 15 1 ज़ा 15, यानी 15 भी इसका फैक्टर है। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं 5 और 3, यानी इसके बाद 5 और 3 इसका फैक्टर है। 5 3 दोबारा हमने रिपीट नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1 और 15 फैक्टर है। 1 15 या 15 और 1 इसका फैक्टर है। ठीक है बेटा, अब हमने देखना है कि इसमें से हमारे पास कौन से फैक्टर निकले हैं। देखिए यहाँ पे पूरा डिवाइड हो रहा है 1 पे 3 पे 5 पे, ठीक है, और 15 पे। ये पूरा डिवाइड हो रहा है। हमारे पास कौन से फैक्टर्स है? 1 3 5 और 15। हमने यहाँ पे राइट कर दिया 1 3 5 और 15। ये 15 के फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं हमने उनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। ठीक है बेटा, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 9 के फैक्टर्स देखते हैं। पहले हम 9 को टेबल पे देख लेते हैं। 1 के टेबल में 9 कहाँ पे आता है? 9 पे। 1 9 ज़ा 9। 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 9 नहीं आता। 3 के टेबल में 3 3 ज़ा 9 आता है। 4 के टेबल में 4 2 ज़ा 8 नहीं आता। 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10 नहीं आता। 6 7 8 इस तरह से आप सारे टेबल रीड आउट करते जाएँ तो नहीं आता 9।
9 के टेबल में 9 1 ज़ा 9 आता है। इस तरह से हम डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 1 9 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 8 9 में से 8 गए 1 रिमाइंडर आता है, इसका मतलब 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 3 ज़ा 9, 3 इसका फैक्टर है। इस 4 2 ज़ा 8 यानी 4 नहीं है। इसी तरह से हम इसी तरह से डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अब हमने ये और ये इसके क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। यानी ये अंदर वाले जो यू शेप में मैंने अब राइट करके दिखाया, ये अंदर जिसके सारे फैक्टर्स हैं यू के अंदर। ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या था, हमने इसे सेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। 1 3 9 1 3 9, ठीक है, 9 3 1 9 3 1। ठीक है, हमने सारे फैक्टर्स राइट कर दिए, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं हमने उसे एक बार ही राइट करना है, 2 बार राइट नहीं करना। ठीक है बेटा, हमारे पास 9 के फैक्टर ऑफ 9 हमारे पास क्या है, 1 3 एंड 9। उसके बाद 24 देखते हैं। 24 के फैक्टर्स क्या हैं। हमने 1 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है, 24 पे आता है। 1 24 ज़ा 24। 2 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है। अब देखिए 2 के टेबल में अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास आता है 2 1 ज़ा 2, फिर हमने 4 नीचे उतारा, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास क्या आया 12। देखिए 12 ज़ा 24। ठीक है, जब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आया था 24, तो 2 12 ज़ा 24। 3 के टेबल में देखेंगे 24 कहाँ पे आता है, 8 पे आता है। 3 8 ज़ा 24। 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24। 5 टेबल में आता है 24। 5 5 ज़ा 25, इसका मतलब 5 के टेबल में 24 नहीं आता। उसके बाद 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 4 ज़ा 24। 7 के टेबल में कहाँ पे आता है, 7 3 ज़ा 21, 24 नहीं आता। 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 6 4 ज़ा, ठीक है, 7 के टेबल में आता नहीं है। 8 के टेबल में 8 3 ज़ा 24। उसके बाद 9 के टेबल देखते हैं। 9 3 ज़ा 27, इसके बाद 9 के टेबल में भी नहीं आता। 10 के टेबल में भी नहीं आता 24। 11 के टेबल में भी नहीं आता। 12 2 ज़ा 24। इस तरह से सारे टेबल्स हम रीड आउट करते जाएंगे, देखते जाएंगे। उसके बाद 24 का देखिए, 24 1 ज़ा 24। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, ठीक है, ये वाले सारे नंबर्स जो हमारे पास हैं ये क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 6 8 12 24। 1 2 3 4 6 8 12 24, ये सारे इसके फैक्टर्स हमने राइट कर दिए। अब ये 24 12 8 6 4 3 2 1, ये हमने 24 12 8 6 4 3 2 1 ये हमने राइट किया हुए, हमने दोबारा इसे राइट नहीं करना। ठीक है बेटा, इसी तरह से आप डिवाइड करके भी इसे चेक कर सकती हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ 24 हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी पार्ट्स कुछ सॉल्व करने हैं, मुझे चेक करवाने हैं। मैंने फिर आपको बताना है आपके कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं, कौन से क्वेश्चंस ठीक नहीं हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum for class. How are you students? I hope you will be fine. Now we start our period of English. Open your books. Our unit is climbing high and the page is 33 and 34. For class, in this period we discuss about long vowel sounds, short vowel sounds, diphthongs and homophones. So we start our work. Write words with the given long and short vowel sounds. हमने कुछ वर्ड्स बनाने हैं जो हमें लॉन्ग वावल साउंड्स दी हुई हैं और शॉर्ट वावल साउंड्स के साथ हमने उनके वर्ड्स बनाने हैं। तो व्हाट इज़ लॉन्ग एंड शॉर्ट वावल साउंड्स। लॉन्ग मीन लंबा, शॉर्ट मीन छोटा। यानी कि लॉन्ग जब लॉन्ग वावल बनेगा तो हमने इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ना है, और शॉर्ट वावल जो है वो हमने इमीडिएटली प्रोनाउंस करना है, उसको जल्दी से पढ़ लेना है। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ वी कैन क्रिएट लॉन्ग वावल साउंड्स। So the answer is long vowel sounds created by placing two vowels together. यानी जब हम एक वर्ड में 2 वावल साउंड्स को इकट्ठे यूज़ करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग वावल साउंड बनाती हैं। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो फर्स्ट वावल साउंड होती है, जो फर्स्ट वावल है वो हमारी प्रोनाउंस होती है, उस वर्ड को लंबा करती है, जबकि जो सेकंड वाली वावल साउंड होती है वो साइलेंट होती है। तो साइलेंट लेटर्स जो हमने कल प्रीवियस पीरियड में हमने पढ़े थे, साइलेंट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि लिखने में तो लिखे जाते हैं लेकिन पढ़ने में वो प्रोनाउंस नहीं होते हैं। लाइक दिस TAPE टेप,
कैसे प्रोनाउंस हुआ ये? टेप। टेप में ए जो है वो थोड़ा सा लंबा खींचा जा रहा है, जबकि ई जो है वो साइलेंट है। द नेक्स्ट इज मीट। एम ई को खींचा जा रहा है और ए जो है वो साइलेंट है। फाइन। इसी तरह नॉट, इसी तरह क्यूट। तो इनमें फर्स्ट जो है वावल वो खींचा जा रहा है, जो वर्ड को लंबा कर रहा है, और जबकि सेकंड जो है वो साइलेंट है। एंड द शॉर्ट वावल साउंड्स आर टैप, मेट। शॉर्ट वावल साउंड्स जो होती हैं वो जब हमने इन वर्ड्स को पढ़ा टैप, तो देखिए ये हमने जल्दी से पढ़ा, इसमें जो है एक वावल साउंड यूज़ हुआ है ए, और इसमें भी सब में जो है वो एक वावल साउंड यूज़ हुआ है। जिनमें एक वावल साउंड यूज़ हो और वो जल्दी से पढ़ा जाता है वो शॉर्ट वावल साउंड्स कहलाते हैं। आर यू अंडरस्टैंड फॉर क्लास? आई होप you will understand. So start our next activity. The next activity is pronounce this diphthong and write more words with each diphthong. Examples are given for you. Pronounce this diphthongs, यानी इन diphthongs को हमने pronounce करना है, पढ़ना है। And write more words, और हमने अपने ये words बनाने हैं diphthongs के। Examples जो हमें वो दी हुई हैं। So how we can pronounce these sounds? We can pronounce these sounds like this. A U says O. A U says O. A W says O. A W says O. E says A. E says A. E W says U. E W says U. O W says Ow. O W says Ow. Are you understand for class? इन साउंड्स को हमने प्रोनाउंस किया। अब इन साउंड्स के उन्होंने हमें एग्जांपल के तौर पर वर्ड्स दिए हुए हैं। ऑथर, देखें अब हमने ए डब्ल्यू की साउंड क्या पढ़ी थी? ऑ। ऑथर भी हमने पढ़ते हुए कैसे बोलते हैं? ऑथर। ऑ जो साउंड आ रही है वो हमारी डिप्थंग है। अब इसी तरह हमने एक वर्ड बनाया है बॉट। बॉट में ओ यू की साउंड आ रही है, बॉट। नॉटी, इसमें भी हमारी साउंड ये आ रही है, ए यू is diphthong, no, o. And the last is author, a u, o, author. And the next is a w, jaw. Example is jaw. And our word is saw, paw and law. Ja, saw, paw and law. इसको प्रोनाउंस करते हुए ए डब्ल्यू को हमें थोड़ा सा मुंह को गोल करना है, ओ। इस तरह भी हमारी ये साउंड जो है वो प्रोनाउंस होगी। ई ए जो साउंड है उसमें उसके हमारी एग्जांपल है टीम, और हमने जो वर्ड बनाए हैं वो है टी सी एंड लीन। टी सी एंड लीन। एंड द नेक्स्ट इज ई डब्ल्यू, ई यू। कौन सी साउंड है ये? ई यू, डी यू, सी यू, फी यू एंड ही यू। सो लास्ट साउंड इज ओ डब्ल्यू, बो। ओ डब्ल्यू सेज आओ, वाओ, सो, लो एंड नाउ। सो फॉर क्लास, इन साउंड्स को आपने इसी तरह जैसे मैंने साउंड्स को प्रोनाउंस किया है, आपने इनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी है। और हमारी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो हमारा नेक्स्ट पेज है 34, ओपन इट। आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज होमोफोन्स। व्हाट आर द होमोफोन्स? फर्स्टली क्वेश्चन इज, होमोफोन्स आर द वर्ड्स दैट sounds are the same when they are pronounced but have different meanings and spellings. homophones वो होते हैं जिनमें जो होते हैं प्रोनाउंस करते हुए वो सेम होती हैं, लेकिन जब हम राइट करते हैं उनके स्पेलिंग जो है वो मुख्तलिफ होते हैं और उनके मीनिंग भी मुख्तलिफ होते हैं। सो homophones क्या होते हैं? जब हम उनको राइट करते हैं, हम पढ़ने में प्रोनाउंस करते हुए वो साउंड जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जब हम उनको राइट करते हैं तो उनके स्पेलिंग और उनके मीनिंग वो डिफरेंट होते हैं, वो कहलाती हैं होमोफोन्स। सर्कल द करेक्ट होमोफोन फॉर ईच सेंटेंस। अब इनमें जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं हमने करेक्ट जो होमोफोन है उसके ऊपर टिक लगाना है। आई वेंट अप द स्टेयर
or stairs to go to my bedroom. For class, इन होमोफोन्स को हम तभी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जब हमें इनके मीनिंग्स पता होंगे. तो I went up the went up the stairs. स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ. तो अब हमने इनमें से हमारी जो स्टेयर है वो कौन सी स्टेयर है. I went up, मैं जाता हूँ. I went up the stairs to go to my bedroom. अपने बेडरूम पर जाने के लिए कहाँ से जाता हूँ? सीढ़ियों से. तो स्टेयर्स का क्या स्पेलिंग होते हैं? STARES या STAIRS. तो ये हमारा है स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर्स. सो टिक ऑन इट, स्टेयर्स. एंड द नेक्स्ट इज Ali ate a pear और pear for lunch. पियर और पेयर. पियर कहते हैं नाशपाती को और पेयर कहते हैं जोड़े को. तो इसमें से हमने कौन सा वर्ड हमारा यूज टिक होगा? Ali ate a pear, नाशपाती. यस, पेयर. टिक ऑन इट. एंड द लास्ट इज डू यू नो. नो मीन्स जानना, नो मीन्स नहीं. वेयर द विलेज इज, क्या आप जानते हैं? सो फॉर क्लास आप लोगों ने खुद इसके ऊपर टिक लगाना है. कौन सा होगा? नो और नो. नो यानी जानना, क्या आप जानते हैं? सो टिक ऑन इट. सो फॉर क्लास अब आपने इनको अच्छे से घर में रिवाइज करना है इस एक्टिविटी को, और जो हमने डिप्थंग पढ़ी हैं उनको आपने प्रोनाउंस भी करना है. आवर पीरियड इज़ ओवर. फी अमानिल्लाह स्टूडेंट्स. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be fine and safe at your home. Dear 4th class students, let's we start our science lecture today. So let's open our books. As you know that we are discussing about unit number 3, digestion. So we have discussed all the unit, its exercises and all our its parts. Now we are doing exercise. Question number 5 is answer the following questions. So question number 5 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं. सेकंड पार्ट इज व्हाट आर द इंटेस्टाइन्स एंड एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस. इंटेस्टाइन्स क्या होती हैं और उनका काम क्या होता है. सो लेट्स सी इट्स आंसर. बेटा हमने रीडिंग में बहुत डिटेल के साथ पढ़ा था कि इंटेस्टाइन्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं. ठीक है, इंटेस्टाइन्स दो तरह की कौन सी होती हैं? एक स्मॉल और एक लार्ज. स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन. तो अब हम आपको ये सारा रीडिंग का जो मैंने एक्सप्लेनेशन की थी आपको जहन में आ रहा होगा. तो अब इसी रीडिंग और एक्सप्लेनेशन के बेस पे हम अपना आंसर चेक करते हैं. सो इट्स आंसर इज इंटेस्टाइन्स आर ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ट्यूबुलर ऑर्गन्स कौन से होते हैं? यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो ट्यूब की शेप में हो. तो अब हमें पता है ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन भी और लार्ज इंटेस्टाइन भी दोनों जो हैं वो ट्यूब की शेप में होते हैं. अब कौन सी दो होती हैं? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन. अब स्मॉल का फंक्शन देखते हैं. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कि व्हाट आर द इंटेस्टाइन्स. इंटेस्टाइन्स आर ट्यूबुलर ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. व्हाट इज देयर फंक्शन? नाउ वी विल लुक अबाउट देयर फंक्शंस. स्मॉल intestine produces more digestive juices to make the food softer. स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जो मैदे ने डाइजेस्टिव जूस और सलाइवा मिक्स किया हुआ होता है मुंह ने, उसके अलावा भी डाइजेस्टिव जूसेस को मिक्स करके अब खाने को मज़ीद सॉफ्ट कर देता है. ठीक है, अब देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है. जी, लार्ज इंटेस्टाइन absorbs water from undigested food and passes out the solid part from the body as feces. लार्ज इंटेस्टाइन जो खाना अनडाइजेस्ट होता है, जो हजम नहीं हो सकता, उसमें से पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी जो सॉलिड पार्ट बचता है उसका फाइबर्स वगैरह वो सारे फिजिक्स की सूरत में हमारे जिस्म से बाहर खारिज कर देती है. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या था? व्हाट आर द इंटेस्टाइन्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन. दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली कि इंटेस्टाइन जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं. ट्यूबुलर ऑर्गन है, ये दो टाइप्स होती हैं, लार्ज एंड स्मॉल. स्मॉल जो है मोर डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड करती है और लार्ज जो है वो क्या करती है कि मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद फिजिक्स की सूरत में खाने को जिस्म से पास आउट कर देती है. सो यू हैव टू लर्न इट हार्टली एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़. Today's lecture is over. Fi amanillah. Allah bless you. Have a nice and safe day. Assalamu alaikum for class. I hope you all are fine. Beta, now we are start our Urdu lecture.
हम अपना उर्दू का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप ओपन करें अपनी उर्दू की बुक्स। बेटा कल हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था, सबक शुरू किया था सेहत और तंदुरुस्ती। ठीक है, वो हमने रीड कर लिया था कुछ, उसकी हमने डिटेल भी पढ़ ली थी। अब हम उससे आगे रीड करेंगे। पाकीज़ा चीज़ें इंसान के, पाकीज़ा यानी कि हलाल चीज़ें इंसान के ज़ाहिर और बातिन, तंदुरुस्ती और इखलाक पर अच्छा असर डालती हैं। यानी कि बेटा इससे क्या ज़ाहिर होता है कि जो हम खाते पीते हैं वो हमारी जिस्म पर, हमारी सेहत पर और इवन के हमारे इखलाक यानी कि हमारे मिजाज पर भी असरअंदाज होती हैं। हम जो चीज़ खाते हैं उसका असर हम पर होता है। इसी तरह इस्लाम ने हमें ये तालीम भी दी है कि अब क्या है बेटा, हमें सेहत के हवाले से और सफाई के हवाले से इस्लाम ने जो हमें तालीमात दी हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। नंबर 1, खाना शुरू करने से पहले हाथ धोना चाहिए और खाने के बाद भी हाथ मुंह धोना ज़रूरी है ताकि दांतों में फंसे हुए खुराक के ज़र्रात निकल जाएं। इसका क्या मतलब है कि जब हम खाना खा लें, जब हम खाना शुरू करने लगे तो उससे पहले हमें अपने हाथ अच्छे तरीके से धो लेने चाहिए। उसके बाद जब हम खाना ख़त्म कर लें तो खाना ख़त्म करने के बाद भी हमें अपने हाथ और मुंह यानी कि अपने दांतों को कुल्ली अच्छी तरीके से करके साफ़ करना चाहिए। इससे क्या होता है बेटा कि जब हम खाना खाते हैं तो चबाते हुए रोटी के कुछ छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो हमारे दांतों में फंस जाते हैं। जब हम कुल्ली करेंगे और दांतों को साफ़ करेंगे तो वो क्या होगा कि वो ज़रात जो है वो निकल जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे एक तो दांत साफ़ हो जाते हैं और दूसरा ये कि वो ज़रात अगर दांतों के दरमियान में रह जाएं तो बेटा वो अंदर ही अंदर जो है वो गलना शुरू हो जाते हैं और वो क्या होता है फिर वो जरासीम यानी कि बैक्टीरिया जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए अब क्या है कि आपने आइंदा से खाना शुरू करने से पहले भी हाथ धोने हैं और खाना ख़त्म करने के बाद भी हाथ भी धोने हैं और मुंह भी धोना है, कुल्ली भी करनी है। ठीक है बेटा, अब हम अगला पॉइंट रीड कर लेते हैं। बैतुल खला में जाएं तो इस्तंजा ज़रूर करें। यानी कि बेटा जब हम जाते हैं टॉयलेट में तो हमने क्या करना है, हमने तहारत जो सुन्नत तरीका है हमने तहारत ज़रूर करनी है। ठीक है, और बैतुल खला से निकलने के बाद अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धो लें और फिर जब हम तहारत कर लें और जब हम वाशरूम से बाहर निकलें तो क्या करना है, हमने अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धो लेना है ताकि हमारे हाथों पर कोई गंदगी ना रहे और कोई जरासीम ना रहे। ठीक है, अगला पॉइंट हम रीड करते हैं। हाथों और पाँवों के नाखून बड़े ना होने दें। क्या है कि बेटा नाखून जो है वो हमें बड़े नहीं होने देने, क्योंकि नाखूनों में जो है वो मैल फंस जाती है, मट्टी फंस जाती है, वो क्या होता है वो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। ठीक है, इन्हें मुनासिब वक्त पर काट दें। क्या हुक्म है कि जब आप देखें कि आपके नाखून अब बढ़ गए हैं तो क्या है, मुनासिब वक्त पे इनको काट लेना चाहिए। जो हमें नाखून काटने के भी सुन्नत तरीके बताए हैं उस तरीके के मुताबिक अपने नाखून काट लें। अगला पॉइंट हम रीड करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा साफ़ सुथरा लिबास पहना करते थे। देखें, यानी कि ये साफ़ सुथरा लिबास पहनना क्या है, हमारे नबी की सुन्नत है। इस्लाम की ये भी तालीम है कि कुरान मजीद को पाक और साफ़ हाथों से छुआ जाए। बेटा ये तो हम सबको पता है ना कि बावज़ू हो के फिर हमें कुरान पाक को उठाना चाहिए, उसके लिए हमारा लिबास साफ़ होना चाहिए, हमारी वो जगह साफ़ होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, इबादत की जो शर्त है वो क्या है, पहली शर्त सफाई है कि साफ़ सुथरी जगह पर इबादत की जाए। नमाज के लिए वज़ू लाजमी करार दिया गया है ताकि अल्लाह ताला के हुज़ूर पाक साफ़ होकर हाजिर हो सकें। बेटा देखें इसका क्या हमें पता चलता है इस बात से, इस पॉइंट से कि नमाज, कुरान पाक पढ़ना या और कोई भी इबादत है उस सब की बुनियाद क्या है, पाक साफ़ होना और सफाई। सफाई जो है वो हर इबादत की पहली शर्त है। ठीक है बेटा, इसलिए हमें पाक साफ़ रहना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए ताकि हम सेहतमंद भी रह सकें और अल्लाह ताला की ठीक से इबादत भी कर सकें। हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। ऐसा ही है ना, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे
तो जरासीम फैलते जाएंगे, गंदगी बढ़ती जाएगी और वो गंदगी क्या करेगी, हमें बीमार करेगी। हमें अपने गली मोहल्लों को साफ रखना चाहिए। कूड़ा करकट कूड़े दानों में फेंकना चाहिए। जैसे कि गली में अगर हम खेल रहे हैं और अगर हम देखते हैं किसी को कूड़ा गली में फेंकते हुए, तो हमें उसे क्या कहना चाहिए कि कूड़ेदान में कूड़ा फेंकें। और खुद भी कभी भी खाने का रैपर या और कोई भी कचरा सड़क पे या घर के फर्श पर नहीं फेंकना, हमेशा डस्टबिन में डालना है। ठीक है बेटा। खाने पीने की चीज़ों के डब्बों और छिलके कूड़ेदानों में फेंकने चाहिए। क्या है कि अक्सर दूध के डब्बे होते हैं या और किसी खाने पीने की चीज़ों के डब्बे होते हैं या फलों के छिलके होते हैं, वो सब कहाँ फेंकने हैं, कूड़ेदानों में फेंकने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मदीना मुनव्वरा का कूड़ा शहर से बाहर फेंका जाता था। यानी कि देखें, जब इस्लाम फैला हमारे नबी के दौर में भी कूड़ा जो था वो कहाँ फेंका जाता था, शहर से बाहर फेंका जाता था, शहर के अंदर नहीं रखा जाता था। तो इसीलिए घर का कूड़ा भी घर में नहीं फेंकना चाहिए, घर से बाहर फेंकना चाहिए। ठीक है बेटा। सेहत और बीमारी की जंग उस वक्त से जारी है जब से इंसान दुनिया में आया है। यानी कि सेहत और बीमारी, ज़ाहिर है हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है और सेहत और जैसे अच्छे और बुरे में जंग होती है, इसी तरीके से सेहत और बीमारी में भी जंग होती है। और ये कब से है कि जब से इंसान बना है। ज़ाहिर है इंसान है तो उसके साथ सेहत और बीमारी भी है, इसीलिए इनकी जो है ये जंग शुरू से ही जारी है। हम सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो कई तरह के मसाइल से दो चार हो सकेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी रीडिंग थी। अब हम कल क्या है, हम मसाइल पढ़ेंगे। अगर सफाई ना हो तो गंदगी के हम जो है वो मसाइल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। अब जो आज हमने रीड किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे अच्छे बच्चे हैं और इन बातों पर अमल करेंगे। ठीक है। और इसके अलावा बेटा आप लोगों की एक एक्टिविटी है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई के हवाले से जितनी भी अहादीस जो है वो इरशाद फरमाई हैं, जिनमें से कुछ अभी हमने इस सबक में भी रीड की हैं, वो आपने एक छोटे से चार्ट पे जो है वो खूबसूरत लिखाई में खूबसूरत कलरफुल मार्कर्स के साथ आपने वो इरशाद जो है वो लिखने हैं और फिर उनको महफूज कर लेना है। जब फिर आप छुट्टियों के बाद आएंगे तो फिर मैं चेक करूँगी और जिसकी सबसे प्यारी राइटिंग और अच्छी डेकोरेशन वाला चार्ट होगा फिर उसको एप्रिसिएशन भी मिलेगी। ठीक है बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये एक्टिविटी अच्छे तरीके से निभाएंगे। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।